Hello everyone, welcome to my YouTube channel Leading Classes. This is me Ankush Shakur. I hope you all are good. आज हम अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसमें हम आप ये सारे चारों टॉपिक कवर करने वाले हैं। आपको टॉपिक्स के बारे में पहले मैं बता देता हूँ कि फंक्शनिंग ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, फंक्शनिंग ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एक टॉपिक हो गया। दूसरा है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस, थर्ड वन इज एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, उसके बाद फाइनल है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। ये चारों टॉपिक हम अपने सेकंड लेक्चर में आज कवर करने वाले हैं। पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, फंक्शनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स के क्या यूजेस हैं, क्या फंक्शंस हैं उनके, क्यों रिकॉर्ड बनाते हैं। सबसे पहले मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। सिस्टमैटिक इन द सेंस कि सबसे पहले जैसे मैंने बताया कोई ट्रांजैक्शन होगी उसे हमने प्राइम बुक में रिकॉर्ड कर लिया जिसे जर्नल बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, लेजर में रिकॉर्ड कर लिया। जो भी एंट्रीज होंगी डिफरेंट जो डिटेल्स होंगी सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शन होगी उसमें लेजर में रिकॉर्ड कर लिया। लेजर के बाद एक आता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस करके आता है, उसमें क्या आता है जितने भी हमने अकाउंट में लेजर में सेल्स अकाउंट बनाया, परचेज अकाउंट बनाया, रेंट अकाउंट बनाया या किसी पार्टी का अकाउंट बनाया जैसे हमने लेन देन किया कोई किसी का नाम है, जो सारे अकाउंट्स होते हैं उनका जितना भी टोटल होता है ना बैलेंस लास्ट में ईयर के एंड में या मंथली बेसिस पे बनाते हैं मंथली एंड पे, वो सब हम ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करते हैं। इसमें कॉलम वगैरह बनते हैं जो आगे चल के करेंगे हम इसमें बेसिकली क्या है टोटल ओवरऑल बैलेंस रिकॉर्ड करते हैं ट्रायल बैलेंस में। ये जो है मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स है, इस वे में होना चाहिए। सबसे पहले कि जर्नल में रिकॉर्ड किया जाए, फिर लेजर में रिकॉर्ड किया जाए, फिर ट्रायल बैलेंस बनाया जाए। उसके बाद जो भी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट करनी है इन्हीं के थ्रू ही बना सकते हैं। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे इनकम स्टेटमेंट होगी, पोजीशन स्टेटमेंट्स होगी, इन तीनों की हेल्प से ही बनती है। अभी ये बेसिस है। सेकंड आ गया प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे कि मैंने बोला ये तीनों बेसिस हैं, इनके बेसिस पे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार की जाएंगी। मैंने जैसे लास्ट प्रीवियस लेक्चर में बताया इनकम स्टेटमेंट होगी जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाएगा या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाएगा। इन दोनों में डिफरेंस जो है नेक्स्ट लेक्चर में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको क्लियर कर देंगे। दूसरा है कि पोजीशन स्टेटमेंट, बैलेंस शीट हो गया, ये सारी मिलकर बनाती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हमें कंपनी की पोजीशन के बारे में आइडिया मिलता है, जिससे कि हमारी कंपनी जो पोजीशन है वो कहाँ पे जा रही है, कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, फ्यूचर ग्रोथ क्या होगी, टॉप लेवल मैनेजमेंट कैसे काम कर रही है, जो भी इंफॉर्मेशन। मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। अब लीगल रिक्वायरमेंट्स कैसे होगी, हम रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, बैलेंस शीट बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, उसको बनाने के लिए हम ऐसे नहीं बना देते, उसके लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इन्हें बोलते हैं। ये इंटरनेशनल कुछ प्रिंसिपल होते हैं, इंटरनेशनल अथॉरिटी द्वारा बनाए जाते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिन्हें हम गैप बोलते हैं ज़्यादातर। गैप का मतलब होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये सब आपको हैंडमेड नोट्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ये जो रूल्स होते हैं इनके अकॉर्डिंग ही हमें सारे जो है रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं। जर्नल में कैसे एंट्री करनी है, किस बेसिस पे पोस्टिंग करनी है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाना है, क्या उसके रूल्स रहेंगे वो फॉलो करने हैं। मान लो एसेट्स पे हम जैसे वैल्यूज़ लिखते हैं, कौन सी वैल्यू लिखनी है जो जिस एसेट्स को खरीदा गया था, जिस वैल्यू पे कोई 5 साल पहले एसेट खरीदा गया था 5 लाख पे, हम हर साल उसकी रिकॉर्ड करते जा रहे हैं वैल्यू 5 लाख पे, या उस पर कुछ डेप्रिसिएशन लगता है, हर साल उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। जैसे कोई मशीन है हम रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, तो उसको वियर एंड टियर हो रहा है, उसको रिपेयर मांगे, धीरे धीरे उसकी लाइफ डिटीरियोरेट होती जाएगी, कम होती जाएगी, तो उसको कैसे रिकॉर्ड करना है, लाइफ उसकी जो वैल्यू है उसे कम करते जाना हर साल, या जिस बेसिस पे खरीदी गई थी उस बेसिस पे ही रिकॉर्ड करना है। तो ये सब रूल्स में रहता है कि आपके पूरी ट्रांजेक्शन है कि ट्रांजेक्शन में जो भी चीज़ होगी किस रूल्स के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करनी है, सब अकाउंटिंग प्रिंसिपल बताते हैं। तो जो भी हमारी लीगल रिक्वायरमेंट्स होगी हम उन्हें अच्छे से हैंडल कर सके, तो ये बेटर है कि हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सारी तैयार करें। इससे क्या होगा, हमारी कंट्री जैसे इंडिया के जो लॉ होंगे, हमारे जो जितने भी कोर्ट वगैरह होंगे, कोर्ट के जो लॉ होंगे, सपोज इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ हैं उनके भी कुछ लॉज वगैरह होंगे, GST है अथॉरिटीज़ हो गई, GST अथॉरिटीज़ हो गई। सबसे ऊपर है कंपनी एक्ट, कि इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम रिकॉर्ड्स बना रहे हैं कि नहीं। अगर इन सब के जो अपने अपने रूल्स हैं उनको फॉलो कर रहे हैं तो तब तो सही है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल जैसे सब फॉलो कर रहे हैं। अगर नहीं
करते हैं तो बाई चांस हम पे जो भी है लीगल एक्शन लिया जा सकता है। जैसे इनकम टैक्स के जो रूल्स हैं उन अकॉर्डिंग हम अकाउंट्स नहीं मेंटेन कर रहे हैं तो हमें लीगल एक्शन ले सकता है, कोर्ट लीगल एक्शन ले सकती है। तो जो कोई भी मान लो सपोज करो कि जीएसटी काउंसिल और इनकम टैक्स हम पे लीगल एक्शन लेता है, हम उसके लिए कोर्ट में जाते हैं डिफेंड करने के लिए, लेकिन कोर्ट भी बोलेगा कि आपने जो रूल्स बनाए हैं वो जो अपने रिकॉर्ड्स बनाए सॉरी वो आपने इंटरनेशनल जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स उनको फॉलो करके बनाए हैं या नहीं। अगर बनाए होंगे तब तो बच जाएंगे, अगर नहीं बनाए होंगे तो फिर जो इनकम टैक्स या जीएसटी काउंसिल पेनल्टीज वगैरह लगाएगा या कुछ भी एक्शन लेगा हमारी कम बिजनेस के अगेंस्ट तो वो उसमें हमारा ही लॉस हो सकता है, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगी दोनों अथॉरिटीज। इसीलिए बेटर है कि जो रूल्स है इंटरनेशनल उसके अकॉर्डिंग ही हम सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करें। तो ये है लीगल रिक्वायरमेंट्स। बेसिकली इसका ये भी बेनिफिट होता है जैसे इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग फाइल करने सारी जो कंपनी को रिटर्न फाइल करनी रहती है हर साल वो इजी रहती है कि अब इनकम टैक्स के सारे रूल फॉलो करके कर रहे हैं। जीएसटी रिटर्न फाइल करनी रहती है उसमें ईजीनेस रहती है। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट तो कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ये हो गया था, नहीं ये कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो इसके यूजर्स हैं उनको कम्युनिकेट करनी पड़ती है। दो तरह के यूजर्स होते हैं, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। वो हम आगे चल के करेंगे कि एक्सटर्नल जो यूजर्स हैं ओवरऑल उसमें कौन कौन से आते हैं। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट ये भी हम कर चुके हैं कि जो मैनेजमेंट है टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए या कुछ भी हो गए, सुपरवाइजर्स हो गए, उनके लिए क्या मालूम लगती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प करती है उनको फ्यूचर में। कुछ कॉस्ट कटिंग करनी किसी प्रोडक्ट को लेके उन्होंने पूरी रिपोर्ट एनालाइज की है कि इसमें ये कॉस्ट कटिंग हो सकती है इस प्रोडक्ट में, तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से पता चलेगा। कुछ और डिसीजन लेने कि कंपनी में और सैलरी ज़्यादा और देनी चाहिए वर्कर्स को ताकि अच्छे से काम करें, हमारे पास फंड्स कितने अवेलेबल सैलरी देने के लिए, ये सब इससे पता चलता है टॉप लेवल मैनेजमेंट से। एफिशिएंसी कंपनी की जो मेंटेन रह रही है अच्छे से काम कर रहे हैं सारे वर्कर्स, वो भी सारे इससे पता चलता है कि कितनी प्रोडक्शन हुई है हमारे कितने पॉइंट ऑफ टाइम पे, इसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म हो रहा है फाइनेंशियल फंक्शनिंग ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। बेसिकली कि जो भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं उसकी ज़रूरत किसे है, उसके यूज़र्स कौन हैं, इनके लिए बना रहे हैं। उनसे सब ये ना दो तरह के होते हैं, एक तो इंटरनल यूज़र्स और एक्सटर्नल यूज़र्स। ये फर्दर डिवाइडेड है, इंटरनल यूज़र्स में कौन कौन से यूज़र्स आएंगे, एक्सटर्नल में कौन कौन से यूज़र्स आएंगे, हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंटरनल यूज़र्स में आएंगे ऑनर्स। ऑनर्स कौन होते हैं, जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जिनका सबसे ज़्यादा पैसा लग रहा था बिजनेस में। ऑब्वियस सी बात है सबसे ज़्यादा पैसा उनका लगेगा तो रिस्क फैक्टर भी उनके लिए सबसे ज़्यादा रहेगा, तो उनके लिए इसलिए मैंडेटरी हो जाती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ताकि वो एनालाइज कर सकें जो हमने बिजनेस शुरू किया है वो प्रॉफिटेबल हो रहा है या नहीं, या उसके आगे फ्यूचर में क्या ग्रोथ है, अगले 3-4 साल में कितना ग्रो करेगा वो, या बिजनेस कंटिन्यू करने का बेनिफिट है हो भी रहा है या नहीं। तो इसके लिए यूज़र्स के ओनर्स के लिए जो है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मायने रखती है। सेकंड नंबर पे आती है मैनेजमेंट। पहले भी हमने डिस्कस किया है प्रीवियस टॉपिक्स में कि मैनेजमेंट के लिए क्या यूज़ रखती है, से वो फ्यूचर डिसीजन ले पाते हैं। जैसे कि सपोज करो कि वो अकाउंटिंग की पूरी उनके पास डिटेल आ गई है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की उनको पूरी डिटेल चाहिए, उनसे ये आइडिया मिल जाएगा कि हम जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसमें हम कॉस्ट कटिंग कैसे कर सकते हैं। किसी प्रोडक्ट को बनाने की जो कॉस्ट आ रही है 500 है, मान लो कि हम उस पर कुछ एक्स्ट्रा खर्चा कर दे रहे हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है, वो अगर कम कर देते हैं तो वो हो सकता है वो 450 में प्रोडक्ट तैयार हो जाए, हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा उससे। तो मैनेजमेंट को इसमें हेल्प मिलती है, बिज़नेस की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हेल्प मिल जाती है कि हमारा बिज़नेस जा कहाँ रहा है, हमारे एसेट्स की जो बुक वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो रही है डिक्रीज़ हो रही है, वो आइडिया मिल जाता है सारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से। तो ये मैनेजमेंट के लिए इस तरह यूज़फुल रहती है इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आ गया एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स। अब जो एम्प्लॉयज़ वगैरह या वर्कर्स वगैरह जो भी फैक्ट्री में काम करते हैं उन्हें क्या रहता है पूरे साल में कि अगर कंपनी अच्छा कर रही होगी तो वो उन्हें रहता है कि हमें बोनस मिलेगा कंपनी से, जो भी किसी फेस्टिवल पे मिल जाए या एनुअली कभी भी मिले, उनको बोनस से मतलब रहता है। दूसरी बात ये रहती है कि जैसे कंपनी जो रहती है वो एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स के जो उनके अकाउंट होते हैं उनमें सैलरी वगैरह का कुछ पोर्शन डिडक्ट कर लेती है, अपनी तरफ से कुछ ऐड करती है, प्रोविडेंट फंड में डालती है, जो कि सेविंग्स कहलाती है एक तरह से पब्लिक प्रोविडेंट फंड में। ये सब डिपेंड करेगा कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अगर इनके पास अवेलेबल रहेगी, चेक कर पाएंगे कि हमारी जो बिजनेस है वो स्मूथली रन कर रहा है, प्रॉफिटेबल हो रहा है, फंड्स आ रहे हैं हमारे पास, तो हमारी सैलरी टाइम टू टाइम मिलेगी, हमारे पीपीएफ भी कटते रहेंगे टाइम टू टाइम, कोई डिडक्शन नहीं होगी और हमें बोनस भी मिलेगा।
या तो जिस टाइम लॉस हुआ है या इतना प्रॉफिट नहीं हुआ है, इन्हें आइडिया मिल जाएगा कि इस साल में बोनस नहीं मिलेगा, हो सकता है कम मिले। तो ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉयज़ और वर्कर के लिए ऐसे काम करती है। उसके बाद आ गया एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में सबसे पहले है बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक बिजनेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो बैंक्स होते हैं जो बड़ी बड़ी बिजनेस कर रहे हैं, जो नॉर्मली छोटे मोटे भी कर रहे हैं, बैंक जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दोनों हो गए, उनको लोन प्रोवाइड करते हैं। और लोन तो ऐसा होता नहीं है कि आप 1 या 2 महीने में पे हो जाएगा। लोन रहते लॉन्ग टर्म के लिए, या 5 साल, 10 साल, 20 साल या इससे ज़्यादा के लिए। तो बैंक ऐसे ही लोन नहीं दे देगी। कोई भी कंपनी या बिजनेस आ गया हमारे पास बैंक के पास लोन लेने की, हमें इतने फंड चाहिए, 10 करोड़ की जरूरत है हमें चाहिए, वो पहले आपकी पूरी बैलेंस शीट चेक करेगी, बाकी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स चेक करेगी, आपके पिछले हो सकता है 3-4 साल के अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पूरी निकाले, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करे, उसमें देखेगी कि आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है, फ्यूचर में क्या ग्रोथ रहने वाली है, बिजनेस कितना ग्रो करेगा, कितनी आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, कितने का बिजनेस आप बना चुके हो अभी तक, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या, आपके विजन क्या है, वो ज़रूरी रह जाता है। क्योंकि आप इनको जो है, जो लोन है वो लॉन्ग टर्म में वापस लेना आपसे, बस इंटरेस्ट भी लेना जो बैंक की इनकम रहती है। तो ये तभी देंगे ना जब देखेंगे कि आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, ये मेरे पैसे चुका पाएंगे, वापस दे पाएंगे मेरे को, जो मैं इनको लोन प्रोवाइड कर रही हूँ। तो इसीलिए बैंक के लिए तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है इन्फॉर्मेशन। इन्वेस्टर्स और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, 2 तरह के इन्वेस्टर्स हैं। इन्वेस्टर्स जो कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर जो करने की सोच रहे हैं। इन्वेस्टर्स के लिए इसलिए ज़रूरी रहती है इन्फॉर्मेशन कि हमारी जो हमने, मैं सपोज करो कि मैंने किसी कंपनी में शेयर्स खरीदे, 100 शेयर्स खरीदे हैं, मेरे लिए तो बेनिफिट, मतलब देखूंगा ना मैं अपना कि अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है, मुझे बेनिफिट होगा, मेरे शेयर्स पे ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही, उनका मार्केट प्राइस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, उन पर डिविडेंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो मुझे डिविडेंड भी आएगा, रिटर्न आएगी उन पर। मैं जब अगर इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरे लिए तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है कि अकाउंटिंग, अगर बिजनेस प्रॉफिटेबल है तो उससे मुझे भी प्रॉफिट होगा। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स ये देखेंगे कि जो बिजनेस में चल रहा है, जो भी प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है, जो शेयर के प्राइस वगैरह मान लो बढ़ रहे हैं, फ्यूचर में इसकी और ग्रोथ है, जो कंपनी ने अपने प्रोफाइल में बताया होगा कंपनी की कि हमारा विजन ये है, हम 5 साल में अपनी मार्केट वैल्यू कंपनी की 10 करोड़ से 25 करोड़ तक ले जाएंगे, इंटरनेशनल मार्केट भी हम करेंगे, अपने बिजनेस को इंटरनेशनली ग्रो कराना चाहेंगे। तो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स ये देखते हैं कि इस बिजनेस में इन्वेस्ट करने में हमें बेनिफिट रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए हमें रिटर्न्स अच्छे मिल सकते हैं। तो फिर उसी बेसिस पे वो इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्ट करने का प्लानिंग करते हैं, करें या नहीं करें। क्रेडिटर्स कौन होंगे? अब क्रेडिटर्स होते हैं जो हमें उधार में कुछ सामान देते हैं या उधार पैसे देते हैं, कुछ भी। सपोज करो कि हमने बिजनेस के पर्पज़ के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए 1 लाख का रॉ मटीरियल खरीदा, किसी रिटेलर से खरीदा हुआ है, किसी मैन्युफैक्चरर से खरीदा हुआ, उससे हमें वो रॉ मटीरियल चाहिए होगा अपनी कंपनी में फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए, फाइनल प्रोडक्ट तैयार करने के लिए। सपोज करो कि एक कोई कंपनी है जो बिस्किट्स बनाती है, उसके लिए रॉ मटीरियल क्या होगा? फ्लोर होगा, आटा होगा, आटा खरीदती है वो बल्क में। तो आटा सपोज करो वो 1 लाख का उसने आटा खरीदा, 50,000 कैश पेमेंट कर दी, 50,000 का लोन रहेगा उस पर, 50,000 क्रेडिट पे लिया उसने कि मैं इतने टाइम के बाद तुम्हें वापस कर दूंगा, 2 या 3 महीने के बाद। उसके लिए अलग से कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है कि क्रेडिट पे पेमेंट की, इतने टाइम बाद में पेमेंट वापस कर दूंगा। वो आगे डिस्कस करेंगे लेक्चर्स में। मेन तो यही है कि हमने 50,000 उसका देना है अभी, वो हमारा क्रेडिटर हो गया। क्रेडिटर वो रहेगा जिसको हमने पैसे देने रहेंगे, हम उनके कर्जदार हो जाएंगे। क्रेडिटर्स के लिए ये जरूरी रहता है कि मैं इसको दे तो रहा हूँ 50,000 का सामान, पहले ये तो देख लूँ कि इसकी जो बैलेंस शीट वगैरह सब चेक करूँगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसकी चेक करूँगा, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कि कंपनी कुछ कमा भी रही है, कुछ प्रॉफिट भी कर रही है, इसका चाहे छोटा सा बिजनेस भी हो, कि मेरा अभी पैसा वापस कर नहीं पाएगा या नहीं कर पाएगा। पता चले मेरे सामान भी लगेगा मेरा 50,000 का और पैसा भी डूब गया, ना सामान मिला ना पैसा मिला। तो इनके लिए भी बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि इनके लिए भी रिस्क फैक्टर बन जाता है कि मेरे 50,000 का सामान गया, पेमेंट फंसी हुई है मेरी। सेकंड उसके बाद आता है गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज़। अब गवर्नमेंट के लिए क्या मेन बेनिफिट रहता है यो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का, कि वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से सबसे पहले तो नेशनल इनकम को एनालाइज करती है, कंपनी में जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है, जीडीपी कैलकुलेट करती है कि ओवरऑल इंडिया में कितनी कंपनीज है, क्या प्रोडक्शन कर रही है, कितने की रेवेन्यू जनरेट कर रही है, पर कैपिटा इनकम भी कैलकुलेट की जाती है, सब आंकड़े अवेलेबल रहेंगे कंपनी गवर्नमेंट के पास। सेकेंडली जितने भी कंपनी की प्रॉफिट होगा, जितने भी कंपनी की वैल्यूएशन होगी, कि कोई
20 करोड़ की कंपनी है तो वो 2 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है पर एनम, 50 करोड़ की कंपनी है तो वो 5 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है। इसी बेसिस पे वो पूरी एवरेज निकालते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं कि इंडिया में कितनी कंपनी क्या क्या प्रॉफिट कमा रही है, कितनी वैल्यूएशन उनकी, इन सब को लेके वो इनकम टैक्स के रूल्स बनाए जाते हैं। इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ बनाती है, स्लैब्स बनाती है डिफरेंट कॉर्पोरेट टैक्स लगाने के लिए, जीएसटी लगाने के लिए। तो इनके लिए ये ज़रूरी रहता है गवर्नमेंट और अथॉरिटीज़ के लिए कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कैसे यूज़ में ला सकते हैं। उसके बाद आता है कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर्स क्या जो प्रोडक्ट वगैरह यूज़ करते हैं उनके लिए ज़रूरी रहता है कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर हुआ है, अगर तो प्रॉफिटेबल कर रही है इसका मतलब प्रोडक्ट उनके अच्छे होंगे, अच्छा कमा रही है कंपनी, इसका मतलब बिक रहे होंगे, उनकी सेल्स हो रही होगी, रेवेन्यू जनरेट कर रही है, ऑब्वियस सी बात है। तो उनको ये आइडिया मिल जाता है। ऊपर से हो सकता है कि वो सजेशंस भी दे सकें कंपनी को, जैसे कई कंपनी एडवर्टीजमेंट के लिए पूछती है आपको हमारे प्रोडक्ट में कुछ सजेशन देना कि और इम्प्रूव कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को, तो आप नंबर वगैरह दे देते हैं, आप इस पर आप ईमेल डाल सकते हैं या कुछ भी नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हैं। तो कंज्यूमर उसमें यूज़फुल रहते हैं कि आप बता सकें कि कंपनी का जो प्रोडक्ट का प्राइस है थोड़ा ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है, उसको कम कर सकते हो, कॉस्ट रिडक्शन के काम आ सकता है इनका ये आइडिया। उसके बाद आता है रिसर्चर्स कोई भी उसके इकोनॉमिस्ट हो गया, कोई किसी को रिसर्च करनी किसी चीज़ पे पर्टिकुलर कंपनी के बारे में कि कंपनी कितने लोगों को रोज़गार दे रही है, कितने लोगों को सैलरी मतलब दी जा रही है, कितना कैसे क्या कर रही है, इंडिया को ग्रो करने में कैसे हेल्प कर रही है, कैसे कंट्रीब्यूट कर रही है हमारी जीडीपी में, ओवरऑल पूरे एनम में कितना प्रॉफिट करती है, उससे इंडिया को कितना बेनिफिट मिलता है। तो इस तरह की रिसर्च वगैरह जो रिसर्चर्स हैं रिसर्च करते हैं तो उनके लिए इंपॉर्टेंट रहती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। उसके बाद फाइनल आ जाता है पब्लिक जो भी जनरल पब्लिक है, कोई कंपनी मान लो कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, किसी को रिसर्च करना है, अपनी किसी कंपनी पे पर्टिकुलर रिसर्च करनी है, तो उसके लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पूरी अवेलेबल रहती है, अकाउंट बिजनेस की साइट पे अवेलेबल रहेगी या तो ऑफलाइन भी प्रोवाइड करा दी जाती है किसी मेथड से। उनके लिए ये रहता है कि मान लो कोई MBA का स्टूडेंट है, उसने कोई पर्टिकुलर कंपनी में रिसर्च करनी TCS पे कि इसकी पूरी प्रोफाइल क्या है, कितने लोगों को रोज़गार देती है और इसके टर्नओवर क्या है पर एनम की, कितना प्रॉफिट जनरेट करती है, चैरिटी कितना करती होगी, कितना रेवेन्यू जनरेट करती है साल में, इसके जो ब्रांचेस वगैरह कहाँ कहाँ पे, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है अकाउंटिंग से। तो ये थे हमारी यूजेस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। थर्ड टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। पहला है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। अकाउंटिंग सबसे पहले क्या करता है कि हमें बिजनेस के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं, हमारे बिजनेस में ओवरऑल एक साल में कितना कैश का इनफ्लो हुआ है, कितना कैश का आउटफ्लो हुआ है, कितने एक्सपेंसेस हमने इनकर किए, सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रॉफिट में है, लॉस में नहीं है, छोटी से छोटी लेकर बड़ी से बड़ी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो भी है वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड से हमें पता चलती है। इसलिए बिजनेस की मैंने पहले भी बताया था कि बैकबोन का काम करती है जो अकाउंटिंग, उसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकता बिजनेस। हमें पता ही नहीं रहेगा कि हमारे क्या क्या रिकॉर्ड्स रखने हैं, हमें हमारा बिजनेस कहाँ पे जा रहा है, मॉनेटरी टर्म्स में कहाँ कितना खर्चा आ रहा है, कुछ रिकॉर्डिंग रहेगा तो कैसे आइडिया मिलेगा। सेकेंडली आता है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। पहले भी हम अपने लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं कि मैनेजमेंट को कैसे हेल्प करता है, वही कॉस्ट रिडक्शन में कि अगर प्रोडक्ट में हो ज़्यादा कुछ खर्चा हो रहा है कॉस्ट कटिंग कैसे कर सकते हैं, कम पैसे में प्रोडक्ट कैसे तैयार कर सकते हैं। मैनेजमेंट के लिए भी यूज़फुल रहती है कि हम फ्यूचर में डिसीजन कैसे लें कि हम फ्यूचर में ग्रोथ कर सकें बिजनेस की, या अपने स्टाफ को मैनेजमेंट को लेके जो हमारी कैपेसिटी है कैसे बढ़ा सकते हैं। जो कोई मशीनरी वगैरह है, एसेट है हमारी कंपनी का, उसकी कुछ रिपेयर होने वाली है, वो उसकी ऑप्टिमम यूज़ में ला सकते हैं उस एसेट को, उसकी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा के। तो ये सारा मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। थर्ड आएगी रिप्लेसेस मेमोरी। और मेमोरी को कैसे रिप्लेस करता है, मैंने आपको एग्जांपल दी थी इंट्रोडक्शन में ही। सपोज करो आपको डेली पॉकेट मनी मिल रही है 50 रुपये की, 50 रुपये पहले दिन आपने खर्चे, तो उसका तो हिसाब आप रख लोगे और माइंड में अपने कि 10 का मैंने कुछ और खाया, 20 रुपये का कुछ कहीं और खर्चे किए, 20 मेरे पास सेविंग्स होगी। नेक्स्ट डे का भी आप रख लोगे, इसमें से मान लो 50 में से 40 आपने कहीं खर्च कर दिए, 10 बच रहे हैं, 2 दिन में आपके पास 30 रुपये बचे, तो आपकी बाकी 70 रुपये आपने खर्च कर दिए। अगर ये हिसाब डेली एक्यूमुलेट होता जाए, आप कहीं रिकॉर्ड ना करो, 1 महीने बाद मान के चलो कि आप 1500 रुपये का पूरा बजट बन गया था, हिसाब किताब करो, बहुत सी चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी। ह्यूमन माइंड कितनी ज़्यादा न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को काउंट कर पाएगा, कितना क्रैम कर पाएगा या कुछ भी याद कर पाएगा, एक लिमिट तक ही कर पाएगा। उसके लिए हमें काउंटिंग रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती है। नोटबुक में होगा आजकल तो जैसे कंप्यूटराइज हो गया, सब कुछ कंप्यूटर में ही रिकॉर्ड हो जाता है, एंट्री वगैरह रिकॉर्ड हो जाती है, लेजर भी बन जाती है उसी में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारी उस पर बनती है। तो हमारे पास रिकॉर्ड रहेगा कि जब भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, पूरे मंथ में मान लो हमने
20 अप्रैल को, सपोज करो अप्रैल के मंथ में 20 अप्रैल को कोई अकाउंटिंग एंट्री देखनी होगी, या 25 को देखनी होगी, या ये पता करना होगा 5 अप्रैल को हमने कितना खर्चा किया था, जो भी हमारी पॉकेट मनी के हिसाब से उस दिन 50 रुपये कहाँ कहाँ खर्च हुए थे। तो हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी रिकॉर्ड रहेगी, तो ईजिली अवेलेबल हो जाएगी हमें, और पता लग जाएगा कि हमने उस दिन कहाँ पे क्या खर्चा किया। ईजी हो जाता है, इसीलिए मेमोरी को रिप्लेस करती है हमारी, कि हमें याद रखने की कुछ ज़रूरत पड़ती नहीं उसमें। फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी। हम कंपैरेटिव स्टडी कैसे, जैसे अभी मैंने यही एग्जांपल को आप लेट कर लो, 1 महीने का आपके पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड है। अगर ये 1 महीने में जाए 1 साल का पूरा अकाउंटिंग रिकॉर्ड हो, 2023 का हो, आगे चल के 2024 का अकाउंटिंग रिकॉर्ड पूरा आपके पास आ जाए पूरे बिजनेस का, 2025 का भी आ जाए, 2025 ख़त्म होने के बाद अगर आपके पास 3 साल का अकाउंटिंग रिकॉर्ड है, प्रीवियस 3 साल का अकाउंटिंग रिकॉर्ड अवेलेबल रहेगा, तो आप कंपैरिजन कर सकते हो कि सपोज कर 2022 में आपको 20% प्रॉफिट हुआ था अपनी कंपनी में, 2023 में आपकी और ग्रोथ हुई, आपका ओवरऑल जो रेवेन्यू जनरेट हुआ था उससे आपको 22 से 23% प्रॉफिट हो रखे, प्रॉफिट में इंक्रीज़ हुआ है, आपकी ओवरऑल कंपनी में ग्रो हुई है, जो आपकी 25 करोड़ की कंपनी थी हो सकता है 28 करोड़ की हो गई वैल्यूएशन में। 2024 में आते आते सपोज करो कुछ इन्फ्लेशन आ गया मार्केट में, कुछ या तो रिसेशन चल रहा है पूरे मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में भी आपके प्रोडक्शन पे असर पड़ गया है, या कुछ भी और होगा उसके कारण आपकी ग्रोथ कम हो गई, आपको प्रॉफिट सिर्फ 12% ही हुआ है। तो ये तभी आप कंपेयर कर पाएंगे, इस साल 12% हुआ है, और हमें पता रहेगा कि लास्ट टाइम हमें कितना प्रॉफिट हुआ था, उससे पहले कितना प्रॉफिट हुआ था, हमारी फ्यूचर ग्रोथ कैसी रहेगी, अब हमें क्या रिकवर करना है, क्या सही करना है कि हमारी जो मेनटेन रहे ग्रोथ वगैरह। तो कंपैरेटिव स्टडी में इस प्रकार हमारी हेल्प करती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ये एक एडवांटेज हो गया। उसके बाद है फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। मैंने इसलिए मैं बताया था कि जो भी हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाते हैं तो सबसे पहले हम पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके बनाते हैं, जो इनकम टैक्स में रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस बनाए उसको फॉलो करके बनाएंगे। तो प्रॉपर जब रिकॉर्ड रखते हैं, हमें हर साल कंपनी की रिटर्न वगैरह फाइल करनी पड़ती है अकाउंटिंग में, तो सेटलमेंट करना टैक्स की लायबिलिटी वगैरह थी, कितना टैक्स हमने पे करना है, कितनी हमें रिबेट मिल सकती है, कितना हमारा टैक्स बच सकता है। प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन रहेंगे, हम इनकम टैक्स अथॉरिटी को प्रूफ दे पाएंगे कि हमारा जो प्रॉफिट कम हो रखा है, हमने यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो उस पर हमारी टैक्स लायबिलिटी भी डिक्रीज हो सकती है, तो इसमें ये हेल्प करती है। नेक्स्ट स्टेप आता है इसमें फैसिलिटेट लोन्स की, लोन्स को कैसे फैसिलिटेट करता है। जैसे मैंने प्रीवियस एक पॉइंट में बताया था, जो बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो सबसे पहले कंपनी की जो अकाउंटिंग रिपोर्ट्स होते हैं उनको चेक करते हैं कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है, उसकी फ्यूचर ग्रोथ क्या रहेगी, कैसे ग्रो करेगी, और इसके एसेट्स कितने इसके पास, इसके ऊपर लायबिलिटीज़ तो नहीं है ज़्यादा, एसेट्स से ज़्यादा हो गई हैं, लॉस मेकिंग तो नहीं है, हमारे जो भी हम लोन दे रहे हो EMI हमारी वापस कर पाएगी, इंस्टॉलमेंट्स दे पाएगी, प्लस इंटरेस्ट देने के काबिल भी है कि नहीं। तो इसके लिए अकाउंटिंग रिपोर्ट जो है हेल्प करते हैं, उससे एनालाइज करते हैं, असेस कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन की इसको लोन देना सही रहेगा, ये हमारा जो लोन है रिटर्न कर पाएंगे टाइमली। सेकंड आता है एविडेंसिंग को, ये भी मैं रिपीट कर चुका हूँ पॉइंट वगैरह, जैसे GST है, इनकम टैक्स एक्ट हो गया, कंपनीज एक्ट हो गया, अगर इनको सब कुछ इनके जो भी रूल्स होते हैं इनको फॉलो करके आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाते हैं, इंफॉर्मेशन बनाते हैं, तो उससे ये ईजी रहेगा कि कल को हमें टैक्स वगैरह रिटर्न फाइल करनी रहती है, जो भी फाइल करनी रहती है वो ईजी रहेगी। दूसरी बात है, कोई ऐसी सिचुएशन अराइज होती है, कल को कोई केस होता है कंपनी पे किसी का कारण, अगर हम इन रूल्स को फॉलो करके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के रूल हैं उनको फॉलो करके हमने पूरा बनाया होगा, तो हम पर कोई केस वैसे बनेगा नहीं, वो सारी सिचुएशन हैंडल हो जाएगी, क्योंकि वो जो एविडेंस होंगे ना वो अकाउंटिंग रिपोर्ट्स वो एक्सेप्टेबल होंगे कोर्ट्स में। थर्ड है फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। हमारे पास रिकॉर्ड्स में क्या रहेगा कि बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स हैं उनकी पूरी वैल्यू रहेगी, बुक वैल्यू रहेगी, करंट वैल्यू जो भी रहेगी, हमारे पास कितना कैश है एसेट्स में, हमारी लायबिलिटी कितनी है, देनदारी कितनी है, हमारे ऊपर कर्जा कितना है, हमें डेटर से पैसे कितने आने, लोगों से हमें लेने कितने पैसे, हमें लोगों को पैसे कितने देने, वो सारा रिकॉर्ड में रहेगा। कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ पिछले सालों में, आगे वाले सालों में कितना ग्रोथ होगी उसकी, इस बेसिस पे हम ये एनालाइज कर सकते हैं। जब हमें पूरा अपना बिजनेस सपोज करो बेचना होगा किसी को, तो उसमें जो खरीदने वाली कंपनी वो इजीली एनालाइज कर लेगी कि इस प्रॉफिट की वैल्यूएशन क्या बनती है, मार्केट वैल्यू क्या बनेगी पूरी कंपनी की, कितनी इसकी सेल वैल्यू बनेगी। तो इसलिए सेल ऑफ बिजनेस में भी फैसिलिटेट करता है ये अकाउंटिंग। असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी एक सिचुएशन होती है जिसमें
लाइबिलिटी एसेट से ज़्यादा हो सकती हैं। जब लाइबिलिटीज़ कह लो कि एक तरफ से कर्जा जो हो गया, देनदारी होगी, जो हमने कंपनी ने बाहर वाले लोगों को पैसे देने हैं, अपना कर्जा चुकाना है, कंपनी के पास जितनी संपत्ति उससे भी ज़्यादा हो जाए, तो ये सिचुएशन तब आती है जब कंपनी बंद होने के कगार पे आ जाए। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अच्छे से मेंटेन करेंगे हम लोग, तो टाइम टू टाइम हमें पता चलता रहेगा हमारी लाइबिलिटीज़ जो है बढ़ रही हैं, इसे कम करना पड़ेगा। इससे पहले कि इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन अराइज हो, उसे हम अवॉइड कर सकते हैं। अपने एसेट्स को और इंक्रीज़ कर सकते हैं, उनकी ऑप्टिमम कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, सेल्स बढ़ाएंगे ताकि लाइबिलिटीज़ मेंटेन रहेंगे, उसका लेवल मेंटेन रहे, कम रहे। इस प्रकार भी इसमें हेल्प करता है। दूसरी बात, इसके बाद आते हैं हेल्प इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। पार्टनरशिप अकाउंट्स में क्या रहते हैं कि अकाउंट्स बनाते हैं हम लोग, जितने भी पार्टनर्स, सपोज करो 3 पार्टनर हैं, हम लिख दो पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी। पार्टनर ए ने 1 लाख रुपए लगाए हैं बिजनेस में, पार्टनर बी ने 50,000 लगाए, पार्टनर सी ने 30,000 लगाए बिजनेस शुरू करने के लिए। उसके बाद अगले साल फिर पार्टनर ए 50,000 और लेके आ गया, पार्टनर बी 25,000 और लेके आ गया, पार्टनर सी 20,000 और लेके आ गए। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनते रहेंगे। प्रॉफिट जो है, जिस कैपिटल में ये अपना पैसा लेके आए, जिस रेशियो में अपनी कैपिटल लेके आए हैं, उससे प्रॉफिट डिवाइड होता रहेगा। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी वैसे वैसे इनकी जो है अपनी पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वैसे वैसे कंटिन्यू करती जाएगी। सपोज करो कल किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, कुछ रिटायरमेंट ले लेता है, कोई को छोड़ के चला जाता है, तो इसने 1.5 लाख इन्वेस्ट किया था, इसने 75,000 इन्वेस्ट किया था, इसने 50,000 किया था। कल को कोई कुछ भी डिवाइड होता है तो इसी रेशियो में डिवाइड होगा। ये कोई नया पार्टनर आएगा तो उसको जैसे ये 3 पार्टनर हैं, इन्होंने जितना इन्वेस्ट किया है, जो नया पार्टनर आएगा उनको इनकी रेशियो के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसी अकॉर्डिंग उसको भी उतना प्रोपोर्शन मिलेगा। तो ये जितना भी सारा पार्टनरशिप का जो चिट्ठा रहता है वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में मेंटेन करना पड़ता है, ताकि कल को कोई भी पार्टनर छोड़ के जाता है, नया पार्टनर आता है, तो हमें ईजी रहेगी नए पार्टनर को प्रॉफिट शेयर में कितना हिस्सा देना है, या जो पार्टनर कंटिन्यू कर रहे हैं उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है चेंज करनी कैसे होगी, किस बेसिस पे होगी। तो पार्टनरशिप में हेल्प करता है इस तरह। हेल्पफुल है डिसीजन मेकिंग में कैसे हेल्पफुल है? मैनेजमेंट के लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए कि आगे फ्यूचर में क्या ग्रोथ के लिए बिजनेस की क्या स्टेप्स लेने हैं, हमें कैसे ग्रो करेगा। अगर हमारा प्रॉफिट मान लो स्टेबिलिटी में आ गया, एक स्टैग्नेंट पॉइंट पे आ गया, प्रॉफिट उससे ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है, तो हम चेक करेंगे कि हमें कौन सी चीज़ें अकाउंटिंग में जो उसे प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं करने दे रही है। हो सकता है हमारी जो मशीनरी वगैरह यूज़ कर रहे हैं वो एक मैक्सिमम कैपेसिटी पे ऑपरेट ही नहीं हो रही है, कि एक दिन में मान लो 500 प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है बट 400 ही कर पा रही है, उसको इन्हांस कर सकते हैं। कुछ और मैनेजमेंट वगैरह, टॉप लेवल मैनेजमेंट है, मैनेजर स्किल्स वगैरह इंप्रूव कर सकते हैं। कुछ वेजेस वगैरह जैसे लेबर हो गए या एम्प्लॉयज़ हो गए, उनके वेजेस बढ़ा दी, उनकी सैलरीज बढ़ा दी, और मोटिवेट फील करेंगे, वो अच्छे से काम करेंगे, कंपनी की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी काम करने की। ये सब अकाउंटिंग रिपोर्ट से हमें पता चल जाता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। तो ये थे एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमारे लिमिटेशन से एक रहता था, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, हम कल करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक आप इसी लेक्चर को रिवाइज कीजिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और जो नोट्स रहेंगे इसके हैंडमेड फॉर्म में आपको आज नहीं तो कल दूसरे लेक्चर में हमारी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दिया जाएगा, उस पर अवेलेबल रहेंगे, या तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ से सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।